तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रांति। हाँ बिल्कुल सही, क्रांति। तो क्रांति जो होता है, कोई भी क्रांति जब होता है वो तुरंत जो हम ये जो 14 जुलाई 1789 जो 1789 में हुआ, वो ऐसा नहीं है कि जो ये रिवॉल्यूशन हुआ उसी दिन शुरू हो गया। नहीं, जब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी रिवॉल्यूशन होने के लिए एक लंबा पीरियड लगता है, टाइम लगता है। अपने घर में जब देखता होगा, जैसे दो भाई रहता है, ठीक है, तो बातचीत चल रहा होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है कि मन में खटक आ जाता है ना, हो जाएगा, तो वो रहते रहेगा। और कुछ ऐसा एक झटका में होगा कि पीछे वाला भी बात बोलेगा, तू हमको ऐसा बोला था, हम नहीं छोड़ेंगे तुमको। घर में लड़ाई इसी वजह से होता है, मन में रखे हुए रहता है। तो कोई भी रिवॉल्यूशन जब होता है तो सबसे पहले वो उसका लंबा पीरियड होता है, लंबा टाइम होता है, कुछ घटनाएं ऐसा होते जाता है, तब जाके वो फाइनल एकदम बर्दाश्त से बाहर होता है, तब लगने लगता कि नहीं ये होना चाहिए, चेंजेज होना। जैसे हमारे इंडिया का जो देश आज़ाद हुआ है ना, तो आज़ाद हुआ तो थोड़ी हो गया कि 15 अगस्त 1947 जो 1947 था उसी दिन हो गया, नहीं, उसके लिए लड़ाई शुरू हुआ है ना। फिर हम लोग बोलते हैं कि 1857 में 1857 का जो विद्रोह हुआ था मंगल पांडे के द्वारा, है ना, तो ऐसा थोड़ी था कि एकदम डायरेक्ट विद्रोह कर दिया, नहीं, उससे पहले उसको मन में कुछ खटक रहा था, हाँ, कुछ ना कुछ उसके बात में हो रहा था। तब जब नहीं रहा गया तब जाके विद्रोह कर दिया, है ना। तो वहाँ से बोला जाता है कि शुरुआत हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन माना जाता है इसको। ठीक है, हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद अमेरिका का रिवॉल्यूशन जो हुआ उसके बारे में भी पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, जिसका जो है 14 जुलाई 1789। ये देखो क्या लिखा है, आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आउटब्रेक का मतलब क्या हुआ, उस समय एकदम पूरी तरीक़ा से फैल गया कि अब रिवॉल्यूशन होगा, विद्रोह होना शुरू हो जाएगा, है ना, वहाँ से, इसीलिए उसको आउटलुक बोला गया। यानी कि इस समय से जो हम लोग का 1857 से जो हुआ था, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आउटब्रेक हुआ इसका। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो NCERT जिस तरह से बताया है ना, तो NCERT पहले बताया है कि पहले ओवरव्यू दे दिया कि वो रिवॉल्यूशन हुआ कहाँ पर हुआ, उसके बारे में पहले, जैसे पिक्चर देखता है ना जी, पिक्चर में क्या करता है कि पहले मार धाड़ एक्शन से भरपूर शुरू वाला सीन दिखाएगा, अब क्यों मार हो रहा है अब उसका कहानी शुरू करेगा। तो ठीक उसी तरह से ये भी पिक्चर बनाया है, NCERT भी उसी तरह से पिक्चर बना दिया है कि पहले रिवॉल्यूशन शुरू जहाँ हुआ वहाँ का थोड़ा सा कहानी बताया कि क्या हुआ था, है ना, तब उसका फिर कहानी शुरू करेगा कि क्या क्या ऐसे कारण हुए, कॉजेस हुए जिसके कारण ये रिवॉल्यूशन हुआ, है ना, ये हुआ। ठीक है, तो क्या सबसे पहले उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमारा ये था कि ये जो इवेंट हुआ वो 14 जुलाई 1789 पेरिस शहर से शुरू हुआ। ठीक है, पेरिस शहर से वहाँ पे जो शुरू हुआ, ये जो शुरुआत हुआ एक गलतफहमी में हो गया, हाँ गलतफहमी में हो गया, ये होना नहीं था, लेकिन लोग का मन, गलतफहमी होता है ना, गलतफहमी भरा हुआ रहता है। हुआ ऐसा कि वहाँ का जो किंग थे, वो जितने भी सैनिक थे, मिलिट्री ट्रूप जो था, उसका टुकड़ी जो था, उन लोगों को बोला ना कि तुम ऐसा करो कि पेरिस शहर में जाके ठहर जाओ, अभी फ़िलहाल रुक जाओ। ठीक है, तो वहाँ से सैनिक लोग पेरिस शहर पहुँच गए। अब पेरिस शहर में पहुँचे, जैसे पहुँचने लगे, धीरे धीरे टुकड़ियाँ बाई टुकड़ियाँ पहुँचने लगा सैनिक, तो वहाँ के लोग के मन में संदेह हो गया। कुछ होता है ना बातूनी लोग, एक बात कुछ हुआ नहीं कि उसको बवंडर फैला दिया, है ना। हम अपने भी गांव में देखते, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाता है ना, कि एक छोटा सा बात को इतना बड़ा फैला देगा, है ना। हम लोग का क्या होता है कि जो लड़ाई, जो दंगे बंगे होते हैं, वो क्या होता है, एक छोटा छोटा बात के लेके बहुत बड़ा राइट्स हो जाता है, बवाल हो जाता है। तो वहाँ भी वैसे ही हुआ।
वो लोग, राजा बोला कि तुम वहाँ जाके ठहरना है सिर्फ, ठीक है, रुकना है। तो वहाँ के लोग ने समझ लिया कि हम लोग को यहाँ पर हटाने के लिए, मारने के लिए राजा भेजा है, ठीक है, राजा भेजा है। तो उसका संदेह होने का कारण ये था कि वहाँ के जो पेरिस के लोग थे वो राजा से नाखुश थे, ठीक है, नाखुश थे। तो सैनिक जाएगा तो उनके मन में संदेह होगा ही होगा, है ना। तो उन लोग के मन में संदेह हो गया कि राजा हम लोग को लगता है कि मारने के लिए भेजा है ना, भगाने के लिए यहाँ से भेजा है, ठीक। तो उन लोग के मन में संदेह हो गया। अब जब संदेह हो गया तो वो, कोई भी जब संदेह होगा तो अपने आप को बचाना चाहेगा, बचाना चाहेगा। तो वो बचाना चाहेगा तो सैनिक से भिड़ेगा, तो लात मुक्का से नहीं ना भिड़ेगा, है ना, उसके लिए उसको हथियार की ज़रूरत पड़ेगा। तो वो लोग क्या किया कि 7,000, ये देखो यहाँ पर लिखे हैं, देखो ये चीज़ है, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। वो उसको कमांड किया था कि तुम वहाँ पर रुको, पेरिस में जाओ, ठीक है। रूमर स्प्रेड दैट, रूमर फैल गया, अफवाह फैल गया, ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। उन लोग का रूमर फैल गया कि वो जो राजा है वो बहुत ही जल्द आर्मी को ऑर्डर देगा वहाँ के सिटीजन को फायर कर, उस पर फायर करने के लिए, ऐसा रूमर फैल गया, ठीक है। तो कहता है 7,000 मैन वोमेन गैदर्ड, और 7,000 सैनिक जो महिला पुरुष थे वो गैदर हो गए कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। और वो लोग गैदर हो के क्या किया कि वहाँ पे वर्साइल जो था, ठीक है, बस्टाइल, सॉरी बस्टाइल, वहाँ पे एक दुर्ग था जिसको हम लोग क्या किला बोलते हैं, है ना, वहाँ पे किला पे वो लोग चले गए, ठीक है, बस्टाइल पे। अब वो जो वहाँ पे चले गए, लूटपाट, वहाँ सोचा कि वहाँ पर जाएंगे हमको हथियार मिलेगा, हथियार मिलेगा, वहाँ पर हथियार खोजने के लिए गया। तो सिर्फ बस्टाइल ही नहीं, बहुत और भी जगह हो जहाँ पे गवर्नमेंट का अड्डा था, गवर्नमेंट का भवन था, वहाँ पे जाके वो लोग तोड़ फोड़ शुरू कर दिए, ठीक है, हथियार को करने के लिए। तो ये बस्टाइल जो था, ठीक है, वहाँ पर भी वो लोग चले गए। तो वहाँ पे प्रिजन में कैदी लोग था, ठीक है, उसको छोड़वा दिया। तो कैदी लोग छोड़वा दिया, तक वहाँ मात्र कैदी 7 गो था, हाँ, बस 7 कैदी थे उस प्रिजन में, वहाँ पे उसको छुड़ा दिया और उपद्रव करने लगे, ठीक है। तो छोड़ा तो दिया, ठीक है, वहाँ लूटपाट में जो भी कुछ मिला, हथियार वगैरह तो बहुत कम ही मिला, जितना मिला। और लेकिन एक गलत काम वहाँ पे ये लोग कर दिया कि वहाँ का जो कमांडर था उसको मार दिया, वहाँ के एक कमांडर के, बस्टाइल के कमांडर को मार दिए। और साथ साथ में वहाँ के जो किला था उसको भी नुकसान पहुँचाने लगे, नुकसान पहुँचाने लगा, ठीक है। तो नुकसान, किला को क्यों नुकसान पहुँचाएगा, है ना। तो हम लोग का, आदमी का नेचर होता है ना जी, कि जब सामने वाला से हम नहीं भीड़ पाते हैं, मजबूत रहेगा सामने वाला, तो उसके छोटे छोटे सामान को, जैसे अपने आसपास पड़ोस में लड़ाई रहेगा, है ना, करते हैं, कभी उसका ईंटा घसका देंगे, कभी उसका साइकिल है तो साइकिल का हवा खोल देते हैं, है ना, मतलब उसके सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो राजा से तो नाखुश थे, है ना, वहाँ के लोग राजा से नाखुश थे। तो वहाँ के जो किला था बस्टाइल, उसको भी वो लोग नुकसान पहुंचा दिया। मतलब बहुत ज़्यादा उपद्रव होना शुरू हो गया। शुरू हुआ कहाँ से? सिर्फ गलत फहमी से शुरुआत हुआ, गलत फहमी से, और ये इतना उपद्रव ले लिया। तब राजा ने ऑर्डर दिया सैनिक को कि ये जो उपद्रव होता है वो किसी भी तरह से रोका जाए, ठीक है। तब ये जब रोका जाए, तो रोकेगा तो ऐसा ही थोड़ी रुक जाएगा कि सैनिक जाके कहे रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ, नहीं हल्ला करो, मानेगा? उस समय जब उपद्रव लोगों के मन में होता है ना, तो खून चढ़ा हुआ था, तब तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो, पीट दो, सब कर दो, ऐसा हो जाता है। तो उसमें झड़प हो गया सैनिक के बीच में, आदमी के, उसमें कुछ लोग, सैनिक भी मर गया, कुछ नागरिक भी। अब यही चीज़ पूरी तरीक़ा से फैल गया, और यहीं से, इसीलिए इसको बोला जाता है कि आउटब्रेक था, ये रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक। एक गलत फहमी से शुरू होके ये पूरा एक रिवॉल्यूशन बन गया पूरा, और ये हमारा शुरुआत था। ये इस तरह से इंट्रोडक्शन था हमारा कि किस प्रकार से रिवॉल्यूशन शुरू हुआ,
ठीक है, फ्रेंच का रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ। अब ये जो है, अब ये शुरुआत जो हुआ रिवॉल्यूशन का, जो हम लोग डेमो देखे है ना कि कैसे कैसे हुआ, तो ये ऐसा ही नहीं हुआ है। पहले कुछ ना कुछ ऐसा मन में लोगों का होगा, तभी तो वो विद्रोह कर रहा था राजा का। राजा का नाखुश क्यों था? क्योंकि राजा से वो कुछ ना कुछ राजा जरूर किया होगा, जिसके कारण ये लोग नाखुश थे, है ना। तो क्यों राजा से नाखुश थे, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से चलेंगे। ठीक है, अब डिटेल से चलेंगे। तो डिटेल से जाएंगे तो शुरुआत होगा कि वहाँ के फ्रांस के लोगों के सोसाइटी के बारे में। ठीक है, यानी कि जो 1789 है, अब इससे पहले कितना 1774 में चलेंगे, 89 से 1774 में चलेंगे। उस समय सोसाइटी क्या था, किस तरह से लोग रह रहे थे, उसके बारे में जानकारी होगा। तो 1774 में लुई 16 राजा बना। ठीक है, उस समय 1774 में लुई 16 राजा बने। अब राजा बने वो मात्र उस समय 20 साल के थे। ठीक है, मात्र 20 साल के थे, लेकिन उनका शादी हो चुका था। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस था, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मारिया एंटोनिएट के द्वारा के साथ उनका शादी हो चुका था। ठीक है, 1774 में लुई 16 राजा बने। उस समय वो 20 ईयर्स के थे, 20 साल के थे, और उनकी शादी हो चुकी थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से। ठीक है, लेकिन जब वो राजा बने, तो राजा बने उस समय उस जो राजा का क्या होता है, खजाना होता है ना जी, पूरा खाली था। ठीक है, राजा का खजाना जो था पूरा खाली था। ठीक है, तब खाली था। अब कोई भी राजा के खाली दे देगा, अब कहेगा तू संभार, है ना, तुम संभारो, तो कई उसको मुश्किल होगा कि नहीं होगा। तो वो तो कुछ ना कुछ उपाय करेगा अपने सरकार को चलाने के लिए। सरकार चलाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि अपना खाली जितना राजा मंत्री सैनिक खाली उसी का पेट देखना है, जनता को भी देखना पड़ता है। जनता को सारी चीज़ें सुविधा देने के लिए, तो वो सब के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अब है खजाना खाली, तो कहाँ से करेगा, है ना, तो कहाँ से करेगा। तो उसके लिए अब राजा के पास बहुत धन होता है ना जी, बहुत धन होता है। अब इसके पास खजाना खाली है, ट्रेजरी इसका खाली है। तो जब खाली है तो क्यों खाली हुआ, है ना, तो इसका भी कारण है। तो इसका कारण है तो हम आगे बताएंगे इसका कारण। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें इसका कारण था, 4-5 कारण है जिसके कारण ये ट्रेजरी इसका खाली हो गया, इसके पिछले राजा के कारण। ठीक है, युद्ध वगैरह था, अमेरिका में भी रिवॉल्यूशन चल रहा था, है ना, बहुत सारे कारण थे जिसके कारण ये इसका ट्रेजरी खाली था। खैर इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग सोसाइटी के बारे में चलते हैं। ठीक, तो वहाँ का सोसाइटी जो था उसको 3 स्टेट में बांट दिया था, 3 स्टेट में बांटा गया था। ठीक है, वहाँ के सोसाइटी को 3 स्टेट में बांटा गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी लोग का था। क्लर्जी का कहने का मतलब होता है सबसे ऊंचा पद वाले लोग, सबसे ऊंचा पद। तो ये जो फ्रांस वगैरह जो देश है ना, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ईसाई धर्म के लोग, क्रिश्चियन ज़्यादा होते हैं, है ना, क्रिश्चियन ज़्यादा हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मानने वाले क्रिश्चियन वहाँ पे हैं। तो क्रिश्चियन जैसे हम लोग के हिंदू धर्म में क्या होते हैं कि मंदिर में पुजारी होते हैं, पंडित जी, है ना। तो वहाँ पर क्रिश्चियन लोग के लिए फादर कहते हैं, उससे भी ऊंचा पोप कहते हैं, है ना, सबसे ऊंचा होता है पादरी होते हैं। ठीक है, तो ये जो ये क्लर्जी में थे, वही चर्च के लोग, जो चर्च मंदिर, जैसे हम लोग मंदिर बोलते हैं, तो ईसाई लोग का लिए चर्च होता है, ईसा मसीह का मंदिर, है ना। तो वहाँ के लोगों को रखा गया था फर्स्ट स्टेट में, क्लर्जी कैटेगरी में। ठीक है, सिर्फ उन्हीं लोग को जो पुजारी लोग थे, ईसाई धर्म के लोग जो पूजा पाठ करते थे, चर्च के लोगों को। ठीक है, सेकेंड स्टेट में रखा गया था नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब हो गया राजा महाराजा, राजा लोग, मंत्री लोग, राजा के नाती पोता परिवार,
ये सारे लोगों को नोबिलिटी में रखा गया था, ठीक है, नोबिलिटी में रखा गया था। और थर्ड स्टेट में रखा गया था जितने भी नीचे मजदूरी करने वाले लोग, खेती बाड़ी करने लोग, छोटा छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस करने वाले लोग, है ना, ये लोगों को थर्ड स्टेट में रखा गया था। हाँ, यहाँ पे धर्म को पहला मान्यता दिया गया, सबसे बड़ा इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। हमारे भी धर्म में पहले के समय में धर्म को ही बहुत बड़ा माना जाता था, है ना। पुराने ज़माने में पहले के समय में जो पंडित जी होते थे वो सबसे उच्च जाति के माने जाते थे, है ना। वो कभी भी नीच जाति से न ढंग से बात कर पाते थे और न साथ में बैठ सकते थे, अगर वो बैठते थे तो तुमको नीचे बैठना है, तो बहुत सारी चीज़ें था। तो उस तरह से सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में नहीं, सभी धर्म में लगभग होता ही है कि जो ऊंचे धर्म के लोग जो हैं, जो पुजारी टाइप के लोग जो हैं, है ना, उन लोगों की मान्यता ज़्यादा थी, है ना, उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, ठीक। अब इसमें पीजेंट हो गया, सर्वेंट हो गया, किसान लोगों को हो गया, बिजनेसमैन हो गया, लॉयर हो गया, ये लोगों को रखा जाता था। अब ये तीनों स्टेट में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन था वो थर्ड स्टेट का था। लेकिन थर्ड स्टेट के लोग तो ज़्यादा थे, लेकिन इनके पास ज़मीन नहीं था। सारे ज़मीन इन लोग के पास लगभग मान लो कि चलो 90% इन लोग के पास ज़मीन था, 10% ही इसमें थे। यानी कि जो किसान लोग जो थे, किसान लोग, ठीक है, वो लोग इन लोग का ज़मीन पे मजदूरी करते थे, जिसको हम लोग अपने शहर में बटैया बोलते हैं, है ना। तो बटैया करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि आधा आधा बांटते हैं, आधा आधा बांटते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, सिर्फ तुम काम करो सारा मेरा और मैं तुमको कुछ मजदूरी दूंगा, ऐसा नियम था। हाँ, अपने अनुसार होता था, ठीक। तो 90% जो किसान लोग थे या जो मजदूर लोग थे, उनके पास अपना ज़मीन लगभग ना के बराबर था, नहीं था, ठीक है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि 90% ज़मीन इसमें इन लोग के पास था सारा, और यही लोग सब चीज़ काम करते थे। अब इसके पास ज़मीन नहीं है, मजदूरी करके खाता कमाता है, और थर्ड स्टेट ही सिर्फ टैक्स देता था। यानी कि क्लर्जी, मोबिलिटी, ये लोग जो थे, ये अमीर लोग जिनके पास पूरा का पूरा ज़मीन है ना, ये लोग टैक्स नहीं देते थे। सारा का सारा टैक्स देने वाले थर्ड स्टेट का था। तो थर्ड, अब समझ में आ रहा है कि थर्ड स्टेट के लोग को सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा क्रश इन्हीं लोग पे हो रहा है। तो मन में तो बैठेगा, मन में तो बैठेगा। तो इसी सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुआ जिसके कारण रिवॉल्यूशन होना शुरू हुआ था, ठीक है। अब टैक्स वहाँ पे ये लोग देते थे। अब खेती बाड़ी, इन लोग खेती बाड़ी इसको करने के लिए देते थे, ये लोग करता था, और करने के बाद टैक्स भी देना है और कुछ रखना भी है ना, इस तरह से। तो उस समय जो 74 से जो टैक्स था वो 2 तरह का टैक्स वहाँ पे लगता था, ठीक है। लेकिन ये रिवॉल्यूशन 1789 में जो रिवॉल्यूशन है, इसके बाद वो टैक्स ख़त्म हुआ। रिवॉल्यूशन इसी के कारण, मेन इसी कारण हुआ, क्योंकि वो जो था कि ज़्यादा उस पर प्रेशर डालता था ना लोग, एक तो कमाओ, ऊपर से कुछ दो भी नहीं, तो क्यों ऐसा करेगा। गरीब के गरीब रह गया, और ये लोग अमीर के, इन लोग का खजाना भरते चला गया, सबसे ज़्यादा इन लोग का भरा, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह के इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था, ठीक। पहला को बोला जाता टिथिस, हाँ टिथिस बोलते थे, टिथिस बोलते हैं। ये जो टिथिस टैक्स था, ये क्या होता था, डायरेक्ट चर्च को जाता था, डायरेक्ट चर्च को जाता था, ठीक है। यानी कि जितना, मान लो कि हम 1 क्विंटल गेहूँ उपजाए, ठीक है, तो उसमें से 20% या 10% लोग का रखा हुआ रहता था कि चर्च को पहुंचाना ही पहुंचाना है, ठीक है। तो अगर जो चर्च को पहुंचा दिए, यानी कि फर्स्ट स्टेट वाले लोगों को पहुंचा दिए, तो मान लो 20% पहुंचा दिया, तो 20 किलो अनाज 100 किलो में चला गया। उसके बाद वो तो दे दिए आप,
उसके बावजूद भी फिर टेल्थ नाम का एक और उस पर टैक्स लगता था जो गवर्नमेंट लगाती थी, अलग से लगाती थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट लगाती थी टेल्थ नाम का। तो एक टैक्स था डायरेक्ट चर्च को जाता था और एक गवर्नमेंट को जाता था। ठीक है, तो ये दो मेन टैक्स थे। लेकिन अब देखो ईच लगभग 40% के आसपास टैक्स लगाता, ये 20%, तो 60% तो ऐसे चल गया, बचा 40% किसान के पास। उसमें भी जिसका ज़मीन लिया है उपजाने के लिए, काम करने के लिए, उसको भी दो, है ना। यानी कि कुल मिला के इन लोग सिर्फ पेट खाने के लिए बचता था, इसके अलावा कोई भी इन लोग का डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे क्रश किया जाता था ये थर्ड स्टेट वालों के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये हम लोग का जो था कि सोसाइटी जो था हम लोग को 3 ग्रुप में बांटा गया, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ये 3 स्टेट में इसको बांट दिया गया। ठीक है, जिसमें हम लोग देखे कि क्लर्जी जो था वो नो टैक्स, यानी कि चर्च वाले लोग थे, पादरी वगैरह, नोबिलिटी राजा और उसके जितने सगी संबंधी थे, ठीक है, उनके लिए था। और थर्ड जेंडर बेचारे मरे भूखे प्यासे पड़े रहने वाले, काम करो तब वो भूखे रहो, माने काम करके खुद भूखे रह जाओ। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम लोग देखे कि 2 तरह का टैक्स वहाँ पे लगता था, टिथेज नाम का और टेल नाम का। एक जो था टिथेज वो डायरेक्ट जाता था चर्च को और एक गवर्नमेंट को जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा था सोसाइटी। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये क्वेश्चन हम लोग जो छोड़े ही इम्पिटी ट्रेजरी उसका था, क्यों था, किस कारण से इसका ट्रेजरी खाली हुआ, है ना। राजा का ट्रेजरी खाली होना बहुत बड़ी बात होती है ना। फिर राजा किस बात का, है ना। तो इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ये सारे नोट्स तुम लोग को thelearningpoint.in जो है ना, जो वेबसाइट, उस पर ये सारे नोट्स तुमको PDF में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हो, या वीडियो है, वीडियो को बार बार देख के भी इस चीज़ को समझा जा सकता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर हम लोग देखते हैं कि क्या इसका कारण था कि इसका ट्रेजरी खाली हुआ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।